गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं? आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए आज कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। देखिए, जब हम अपने विचारों को दूसरों को अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? जी हाँ, भाषा। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों को बता सकते हैं। तो हमें किस माध्यम की आवश्यकता होती है? भाषा की। लेकिन जो हम भाषा आम बोलचाल में बोलते हैं, जैसे बच्चा शुरू में घर से ही शुरुआत करता है भाषा को बोलने की, सीखने की। लेकिन वो जो भाषा सीखते हैं, हम बोलते हैं, वो आम भाषा, बोलचाल की भाषा होती है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरी बात, वह भाषा शुद्ध नहीं होती, अर्थात अशुद्ध होती है। अब अगर हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से सीखना है तो किसकी आवश्यकता होगी? व्याकरण की। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीख सकते हैं। भाषा का अब बात आती है, भाषा कैसे बनती है, कैसे भाषा का निर्माण होता है? भाषा बनती है वर्ण, शब्द और वाक्यों से, और व्याकरण हमें इनसे संबंधित सारे नियम बताता है कि किस तरह से शब्द, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, और कैसे शब्दों की या वाक्यों की अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझे, व्याकरण का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाता है। अगर हम बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह होगा भाषा का मौखिक रूप। अगर हम लिखकर अपनी बात बताते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, तो उसे हम कहेंगे भाषा का लिखित रूप। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, भाषा का निर्माण होता है वर्ण, शब्द और वाक्यों से। आज हम बात करेंगे वर्ण के ऊपर कि हिंदी भाषा की अगर हम बात करें व्याकरण की, तो हिंदी में वर्ण किस तरह के होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, देखते हैं। हिंदी में वर्ण, पहले हम जानते हैं वर्ण क्या होता है। देखो बच्चों, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकल रही है, उसका लिखित रूप, यानी ध्यान से सुने, जो हमारे मुख से ध्वनि आवाज़ निकल रही है उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उससे, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण। पहले वर्ण होता है, वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी उनको जब उनका उच्चारण करते हैं किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी व्याकरण में वर्ण होते हैं हमारे 11, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हो गए स्वर। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या होती है 33, लेकिन इनका जब उच्चारण करते हैं उसके लिए इनको स्वर की सहायता पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। इनके साथ ध्यान से अगर आप उच्चारण करते समय ध्यान देंगे तो इनके पीछे अ स्वर की आवाज़ आती है। ठीक है, स्वर की संख्या होती है 33। इसको देखो 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। हर वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। ठीक है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इसके बाद आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। जो मैंने अभी 5 वर्ग आपको बताए, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो जब मुंह से ध्वनि निकलती है, तो आवाज़ निकलती है, तो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से हमारी जीवा टकराती है, तो इसको स्पर्श करती है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इससे आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, य, र, ल, व, ये 4 हमारे व्यंजन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। आगे है
उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन श, श, स, है। उष्ण व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है। उच्चारण करके देखिए, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा कि इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। जो 4 हमारे हैं उष्ण व्यंजन। तो कुल मिलाकर हमारे व्यंजन होते हैं 33। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 3। संयुक्त व्यंजन पहले ही देखते हैं संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। जब हम 2 वर्णों को मिलाकर नया व्यंजन बनाते हैं, वर्ण यानी व्यंजन। देखो, 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। पहला है अक्षय, ये हमारा मिलकर बना है कै प्लस श। इसके बाद आता है तय प्लस रै, त्रय, जय प्लस य, गे। ये 3 हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। इनके अलावा स्वर और व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इनके अतिरिक्त होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार की अगर हम बात करें तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग का अंतिम अक्षर, यानी एक वर्ग में 5 होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, तो 5वां अक्षर होता है हमारा ड़, ण, य, न और मैं। इन 5 रूपों में इसका अनुस्वार का उच्चारण होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, दंड। दंड जब हम लिखते हैं, द के ऊपर आपने अनुस्वार लगाया है दंड, तो अणे, अणे इसमें ये देखा जाता है उच्चारण कैसे होता है। जिस वर्ण से पहले, ध्यान दें, जिस वर्ण से पहले उसका उच्चारण होता है अनुस्वार का, उस वर्ग का अंतिम अक्षर हम लिखते हैं या उस अंतिम अक्षर के रूप में उसका उच्चारण होता है। जैसे दंड है, अड़े, अड़े से पहले अड़े की आवाज। ड हमारा है कौन से वर्ग में आता है? पहले वर्ग में, सॉरी ट वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, अणे। तो ड है जिससे पहले इसका उच्चारण होता है, उस वर्ग का अंतिम अक्षर हम लिखते हैं, द, अणे और ड। इसी तरह से संत, त, त से पहले आता है, त वर्ग है, त, थ, द, ध, न। तो जो स के ऊपर अनुस्वार लगा है उसका उच्चारण होगा संत। न की साउंड आ रही है हमारी, ठीक है। इसी तरह से अनुनासिक है, अनुनासिक, जिसे हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। अनुनासिक जो हमारा इस अयोगा है, यह किसी जब इसको उच्चारण करते हैं तो मुख और नासिका दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसका नाम है अनुनासिक। प्लस दोनों से इसका उच्चारण होने के कारण इसकी जो ध्वनि होती है थोड़ी कोमल होती है, हल्की होती है, ठीक है। जैसे हंस, सॉरी हंस, ठीक है, चांद। इसी तरह से अनुनासिक। इससे आगे आता है विसर्ग। विसर्ग की अगर हम बात करें तो किसी भी अक्षर या वर्ण के पीछे 2 बिंदु लगा दी जाती हैं, इसका चिन्ह अगर हम कहें तो विसर्ग। तो विसर्ग जब हम लगाते हैं हिंदी में, जैसे प्रायः, प्रातः, ज़्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में कम होता है लेकिन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की व्याकरण में शुरुआत में होता है वर्ण। व्याकरण की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? कोई भी अगर हम भाषा सीखते हैं तो उसमें होता है वर्ण या अल्फ़ाबेट्स हमें सिखाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से आ ई ओ क ख ग। तो आज हमने जाना कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में वर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने विचार, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए फिर से आपका थैंक यू सो मच।